तो मेरी वाइफ वो रफी साहब की बहुत बड़ी फैन थी और उनकी एक आदत थी कि सुबह उठने के बाद रफी साहब के 4-5 गाने सुनती थी और रात में सोने से पहले भी वो रफी साहब के कुछ गाने सुनने के बाद ही सोती थी। कभी कभी मैं बड़ा झिल्ला जाता था कि मैं किशोर कुमार जी के गाने गाता हूं, उनके गानों को गाकर मेरी अपनी शनाख्त बनी है, अपनी एक पहचान बनी है, और तुम हो कि सिर्फ रफी साहब के गाने सुनती हो। दूसरी सुबह जब मेरी आंख खुली तो मेरी सोच बदल चुकी थी। उन्होंने कहा कि मैं रफी साहब का बहुत बड़ा शैदाई बन चुका था। मैंने कहा अच्छा ये बताइए कि जो कुछ आप कह रहे हैं वो दिल से कह रहे हैं या यहां से कह रहे हैं? बखुदा मैं आपसे कहूं कि उन्होंने कहा कि मैं अपने फन की कसम खाकर कहता हूं कि मैंने आपसे जो कुछ भी कहा जावेद भाई, मैंने दिल के गहराइयों से कहा, ऐसा नहीं कि मैंने आपसे कह दिया। मैं अपने सभी देखने वालों की खिदमत में अपना आदाब, सलाम और नमस्कार पेश करता हूं। और इसके पहले कि मैं आज के इस एपिसोड की शुरुआत करूं, मैं चाहूंगा कि अपने उन तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा कर दूं कि जो हमारे एपिसोड्स को इतने ध्यान से और इतनी मोहब्बत के साथ देखते हैं। और उनके इस ध्यान से देखने से ही मुझे पता चला कि पिछले एपिसोड में जब मैंने मोहम्मद रफी साहब और गुलाम अली साहब की मुलाकात का जिक्र किया था तो मुझसे एक चूक हो गई थी। वो चूक ये थी कि मैंने बोलते वक्त इस बात का ख्याल नहीं किया कि मैंने रफी साहब की मौत का जो जिक्र किया उसमें दिसंबर का जिक्र किया। मैं एक बार फिर इस बात के लिए बहुत ही शर्मिंदा हूं कि मेरे मुंह से एक गलत बात निकली। रफी साहब से गुलाम अली साहब की मुलाकात जून के महीने में हुई थी और उसी साल तकरीबन 1-1.5 महीने के बाद ही रफी साहब का इंतकाल हो गया। तो महीना था जुलाई का, जो मैंने गलती से दिसंबर कह दिया था। लेकिन मेरे गलत कहने से भी क्या होता है, सारा जमाना इस बात का शाहिद है कि रफी साहब की पैदाइश 24 दिसंबर 1924 को हुई थी और उनकी मौत, उनकी वफात 31 जुलाई सन 1980 में हुई थी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं एक और छोटी सी कहानी की तरफ। और ये कहानी कोई इनडायरेक्ट कहानी नहीं है बल्कि ये एक डायरेक्ट कहानी है। और आज मैं आपसे कहानी शेयर करने जा रहा हूं। साल था सन 1996 का। शहर कलकत्ता में एक इंडोर स्टेडियम है, नेताजी इंडोर स्टेडियम। वहां पे अक्सर उस जमाने में भी और आजकल भी स्टार शोज हुआ करते हैं। तो 1996 की बात है कि बाजीगर और खलनायक ये दोनों रिलीज हो चुके थे और तकरीबन 2-2.5 साल से इन फिल्मों ने बड़ा तहलका मचा रखा था। उसी जमाने में कलकत्ते के 2 ऑर्गेनाइजेशंस, कलकत्ता आर्ट्स एसोसिएशन और इंडिया स्पोर्टिंग क्लब, बल्कि यूं कह लीजिए कि कैलकाटा एक्शन ग्रुप और इंडियन स्पोर्ट्स क्लब, इन दोनों ने मिलकर एक प्रोग्राम की बुनियाद रखी। एक प्रोग्राम करना चाहा, एक स्टार शो करना चाहा और इसमें बाजीगर की शोहरत से मुतासिर होकर इन्होंने शाहरुख खान को बुलाना चाहा। लेकिन मसरूफियत की वजह से जब उनकी डेट नहीं मिल पाई तो शाहरुख खान की जगह उन लोगों ने सलमान खान को हायर किया। सलमान खान के साथ और भी बहुत सारे सितारे आए थे, जिनमें सपना अवस्थी जी थी, इला अरुण जी थी और विनोद राठौर जी थे, मनीषा कोयराला जी भी थी। प्रोग्राम बड़ा ही शानदार था और बहुत ही ऊंचे दर्जे का प्रोग्राम था और हॉल पूरा वो जो स्टेडियम था वो ऑडियंस से खचाखच भरा हुआ था। उस प्रोग्राम का मैं भी एक हिस्सा था, इस तरह से कि जितने भी स्टार्स आए हुए थे उनकी हॉस्पिटैलिटी की जिम्मेदारी मुझ पे ही डाली गई थी। जब विनोद राठौर का सेगमेंट खत्म हो गया तो मैं उनको लेकर होटल ग्रैंड गया। होटल ग्रैंड जो कलकत्ते का सबसे मशहूर होटल है और स्टार होटल है, और जितने भी स्टार्स आते हैं उन्हें उनकी ख्वाहिश होती है कि उनका क़याम
ग्रैंड होटल में ही हो। वहां के रूम नंबर 307 में विनोद राठौर जी को ठहराया गया था। मैं उन्हें लेकर होटल चला गया और उसके बाद यूं ही बैठकर इधर उधर की बातचीत करते करते मैंने जब उनसे कुछ सवालात किए, थोड़ी सी जानकारी हासिल की, क्योंकि वक्त गुजारना था, तो हम लोग बैठे हुए कॉफी पी रहे थे और आपस में कुछ बातें भी कर रहे थे। तो उन्होंने बताया कि उनका ताल्लुक सिरोही से है और उनका जो खानदान है वो बड़ा ही म्यूजिकल खानदान है। उनका पिताश्री वो भी म्यूजिक से जुड़े हुए थे। उनके फैमिली में जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे म्यूजिक से जुड़े हुए हैं। यहाँ तक कि उनके भाई श्रवण जी और रूप कुमार राठौर जी बहुत ही जाना पहचाना नाम है। मैंने उनसे एक सवाल किया कि आप जब इतने सारे म्यूजिशियन मौसीकारों के दरमियान रहते हैं तो जाहिर सी बात है कि फिर आपकी फनकारी का क्या कहना। और आपने जिस तरह से आज के प्रोग्राम में लोगों को मशहूर किया, कलकत्ते वालों को खुश किया, इसके लिए आपको काफी जमाने तक याद रखा जाएगा। तो उन्होंने इस बात का शुक्रिया अदा किया कि कलकत्ते वालों ने उन्हें इतनी गर्मजोशी के साथ उनसे मुलाकात की, उनके गानों को सुना, उनके प्रोग्राम को देखा। मैं चूंकि रफी साहब का एक बड़ा ही आर्डेंट लवर हूं, तो मेरे दिमाग में हर वक्त जब मैं किसी फनकार से मिलता हूं एक सवाल हमेशा गूंजता रहता है कि ये फनकार रफी साहब के बारे में क्या सोचता है। तो मैंने उनसे सवाल कर दिया कि अच्छा विनोद भाई, आप तो किशोर कुमार के गाने गाते हैं, तो आपको रफी साहब कैसे लगते हैं? अब उनका जवाब मुलाजा कीजिए। ये मैं बहुत ही खास बात आपको बताने जा रहा हूं। उन्होंने कहा कि जावेद भाई, ये सही है कि मैं किशोर कुमार जी का बहुत बड़ा फैन हूं और किशोर कुमार जी के गाने बचपन से सुनता हुआ ही मुझे गाने का शौक पैदा हुआ कि मैं किशोर जी के गाने गाऊं और किसी हद तक मैं गा भी लेता हूं। मैंने कहा नहीं, ऐसी बात तो नहीं। आज तो आपने जो भी गाने गाए, अपने गानों के सिवा जो आपने किशोर जी के गाने गाए वो भी लाजवाब थे। तो वो मुस्कुरा दिए। मैंने फिर सवाल किया, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि रफी साहब के बारे में आपके अपने क्या ख्यालात हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर मैं आपसे सच्ची बात बताऊं तो मैंने रफी साहब को कभी गौर से नहीं सुना था। मैं तो बस किशोर कुमार जी में ही मगन रहा करता था। लेकिन मेरी जो वाइफ है, माफ कीजिएगा, वो शायद इस दुनिया में नहीं रही, तो मेरी वाइफ वो रफी साहब की बहुत बड़ी फैन थी और उनकी एक आदत थी कि सुबह उठने के बाद रफी साहब के 4-5 गाने सुनती थी और रात में सोने से पहले भी वो रफी साहब के कुछ गाने सुनने के बाद ही सोती थी। और हमारा जो बेड है, किंग साइज बेड, उसमें कुछ इस तरह से म्यूजिकल सिस्टम सेट किया हुआ है कि लेटे लेटे भी हम म्यूजिक का आनंद उठा सकते हैं। कभी कभी मैं बड़ा झिल्ला जाता था कि मैं किशोर कुमार जी के गाने गाता हूं, उनके गानों को गाकर मेरी अपनी शनाख्त बनी है, अपनी एक पहचान बनी है, और तुम हो कि सिर्फ रफी साहब के गाने सुनती हो। तो उन्होंने एक दिन मुझसे कहा कि रफी साहब को कभी ध्यान से सुनना। बात आई गई, खत्म हो गई। उसके कुछ दिनों के बाद जब वो मैके जा रही थी तो जाते वक्त उन्होंने कुछ कैसेट्स मेरे हाथों में दे दिए और कहा कि इन कैसेट्स को तन्हाई में सुन लेना। वो चली गई और उसके बाद फिर ऐसा हुआ कि 2 दिनों के बाद अचानक रात में मुझे एक ख्याल आया कि सुनो जरा आज उन कैसेट्स को। मैंने एक कैसेट लगाया। उस जमाने में तो सीडी डीवीडी का दौर नहीं था, तो कैसेट्स में ही लोग गाने सुना करते थे। तो उन्होंने जब वो कैसेट लगाया तो विनोद जी ने बताया कि जो पहला नगमा मेरे कानों में पड़ा, आजा मैं तो लूटा हूं तेरी चाह में, तुझको पुकारे मेरा प्यार, तुझको पुकारे मेरा प्यार। मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था। बिल्कुल रात का वक्त, पूरी तन्हाई, हल्की सी रोशनी, और मैं बिस्तर पे लेटा हुआ कहीं खोने लगा। फिर मैंने एक और नगमा लगाया, हुई शाम उनका ख्याल आ गया। फिर उसके बाद जितनी लिखी थी मुकद्दर में हम उतनी पी चुके, और इस तरह से एक के बाद एक मैं कैसेट के सारे नगमे सुनता गया, यहां तक कि मैं सो गया।
दूसरी सुबह जब मेरी आंख खुली तो मेरी सोच बदल चुकी थी। मैंने कहा किस तरह? उन्होंने कहा कि मैं रफी साहब का बहुत बड़ा शैदाई बन चुका था। मैंने जब उस रात गौर से रफी साहब को सुना तो मुझे लगा कि अब तक मैंने क्या मिस किया है। ऐसा ऊंचा फनकार, ऐसा कलाकार कि जो अल्फाज को जिंदगी देता है, शब्दों को बिल्कुल ऐसा लगता है कि शब्दों पे एक जादू कर देता है, शब्दों को जीवित कर देता है। ये एक्सप्रेशन, ये अदायगी। मैं तो अपने आप को बहुत ही छोटा और बहुत ही हकीर महसूस करने लगा कि यार विनोद, तूने अब तक क्या किया है, क्या सीखा तूने? और उसके बाद बस अब तो रफी साहब का मैं शैदाई हूं। मैं किशोर कुमार जी के गाने गाता हूं और बहुत ही प्यार से गाता हूं, लेकिन चूंकि मेरी आवाज रफी साहब की तरह नहीं है तो मैं रफी साहब के गाने गाता तो नहीं, लेकिन उनको बड़े प्यार से सुनता हूं। मैंने कहा अच्छा ये बताइए कि जो कुछ आप कह रहे हैं वो दिल से कह रहे हैं या यहां से कह रहे हैं? बखुदा मैं आपसे कहूं कि उन्होंने कहा कि मैं अपने फन की कसम खाकर कहता हूं कि मैंने आपसे जो कुछ भी कहा जावेद भाई, मैंने दिल के गहराइयों से कहा, ऐसा नहीं कि मैंने आपसे कह दिया। उस जमाने में मैं भी बड़ा मूडी किस्म का इंसान हुआ करता था। मैंने होटल के पैड को उठाया। अक्सर आपने देखा होगा कि होटल में कुछ एक नोट पैड भी रहता है, एक पेंसिल या पेन वो लोग रखते हैं। मैंने बगल में रखा हुआ पैड उठाया, ग्रैंड होटल का, पेंसिल अवेलेबल थी। मैंने उनके हाथों में थमा दिया। मैंने कहा विनोद भाई, जो कुछ आपने कहा कि आप उससे लिख सकते हैं? उन्होंने कहा क्यों नहीं। और आप यकीन करें कि उन्होंने ग्रैंड होटल के उस पैड पे मुझे वो लिख कर दिया जो कुछ उनके जज्बात थे। और आज भी वो पैड, पेज, वो सफा जिस पे उन्होंने रफी साहब के बारे में लिख के दिया था, मेरे पास महफूज है। तो रफी साहब ऐसे फनकार कि जो फनकारों के लिए भी एक एग्जाम्पल थे, एक मिसाल थे। न सिर्फ ये कि अपनी गायकी में, अपनी फनकारी में, बल्कि अपने किरदार में, अपने कैरेक्टर में, अपने जीने के तरीके में। अगर रफी साहब की बात आए तो बेसाख्ता कहना पड़ता है कि उसका किरदार है शफाफ आईने की तरह, जो भी देखेगा उसे खुद में संवर जाएगा। उसका चेहरा भी दिलावेज है सूरज की तरह, जिस तरफ देख ले वो नूर बिखर जाएगा। एक बात की मैं गुजारिश करूंगा कि आप लोग मेरी इस बात को महज कहानी न समझें, क्योंकि मैंने जो कुछ आपके सामने आज पेश किया है ये बहुत बरसों पहले की बात है, लेकिन आज भी मेरे दिलो दिमाग में वो बातें रोशन हैं। अब तक मैंने आप लोगों से शेयर नहीं किया, लेकिन आज दिल चाहा कि आप लोगों से मैं शेयर करूं। तो आज ये छोटी सी कहानी लेकर मैं आप लोगों के सामने आया। अब ये आप लोगों पे है कि आप रफी साहब को, विनोद भाई को और मेरे इस चैनल को कितनी मोहब्बत से नवाजते हैं। आज के लिए बस इतना ही। सबों की खिदमत में मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट जावेद नसीम अपना आदाब, सलाम और नमस्कार पेश करता हूं। अगली बार फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ, जो कहानी एक और लेजेंड से जुड़ी होगी। हो सकता है कि वो कहानी मुझसे भी जुड़ी हो सकती है, लेकिन मिलेंगे जरूर। जब तक के लिए खुदा हाफिज।